नमस्कार साथियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश नेट जारफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, अभी हम लोग हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू सीरीज में हैं और ये पेपर 2 होता है जिसका कोड जो है हिंदी साहित्य का 20 है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। और इस पेपर पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग आज जून 2015 के पेपर को देख रहे हैं और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, यानी कि लेक्चर 2। और इस श्रृंखला में अगर आप हम जाएंगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, जैसा कि तो आप हमारे इस क्लास में जाएंगे तो आपको डिफरेंट क्लासेस कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये लास्ट 60 डेज बैच जो है JRF बैच, जो दिसंबर 2025 को ध्यान में रख करके क्रिएट किया गया है, तो इससे आप जाएं और यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्रैश कोर्स UGC नेट दिसंबर 2025 के भी दिख जाएंगे कोर्स, तो इसमें भी आप जाएं और जुड़े। और जो साथियों मतलब बिगनर के तौर पे हो, जो मतलब इस बार 26-27 में अपने आप को तैयार करना चाहते हो, तो ये 0 to हीरो बैच से भी आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो वो शुक्ल बैच को बिल्कुल जाएं और इसे लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मतलब 5 to 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल देखने को मिल जाते हैं। तो इसे बहुत ही अच्छी भाषा में पढ़ाया गया। पूरे यूट्यूब के दुनिया में पहली बार ऐसा किया गया है कि आप लोग के लिए ये बुक को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है। और अगर पेपर 1 आपका सब्जेक्ट अगर आप लोग होंगे तो पेपर 1 तो पढ़ना ही है। पेपर 1 जो KVS मदान की जो बुक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बुक के तौर पे, तो उसे भी आप जाएंगे। और फ्री हैंड लेक्चर में बिल्कुल मेरी टीम के द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो इसे भी आप मतलब इग्नोर ना करें, इसे भी आप जाएं। और बिल्कुल तकरीबन अभी 8 to 9 मतलब यूनिट आपके लोग के लिए कंप्लीट कर दी गई है। कुछ ही यूनिट है जो अभी बाकी है, तो आप इन लोग जाएं। यहाँ पे तकरीबन आपको 50+ आपको मतलब लेक्चर कंप्लीट कर दिए, तो इसे भी आप जाएं और देखें। जैसा कि ICT यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जाएं। और मेरे इस PYQ सिलेक्शन के सीरीज में अगर आप जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पे 10 ईयर्स का PYQ मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं 2015 के पेपर को, तो 2015 पेपर में 2 पेपर था, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 2 और पेपर 3, तो आज हम लोग पेपर 2 को देख रहे हैं। और पेपर 2 में भी 50 क्वेश्चन आए हुए हैं और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर 2 में जो कल मैंने करवाया था वो 25 क्वेश्चन करवाया था, आज मैं 25 से 50 तक के क्वेश्चन को करवाऊंगी। तो साथ ही साथ आप लोग भी मेरे साथ चलिए और क्वेश्चन को देखिए, जवाब देने का प्रयास कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना किसी समय का इधर उधर किए हुए। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम मतलब बताइए कि अनुक्रम का मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड कब है, प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा है, बताइए, आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो जानते हैं कि मैला आंचल का जो टाइम पीरियड है वो कब है। तो मैला आंचल का जो टाइम पीरियड है ये 1954 है, जैसा कि मैं कई बार आप लोगों के साथ जिक्र कर चुकी हूँ। प्रति परिकथा ये जो है 1957 की रचना है, 1957। दीर्घतपा का जो टाइम पीरियड है ये 1963 का है और जुलूस लास्ट में 1965। तो देखिए आपको मतलब क्या लगता है कि मतलब 1954, 1957, 1963, 1970, बिल्कुल आपका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 26 का 1। और NTA ने भी इसी आंसर को सही माना। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। मैला आंचल के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये पूर्णिया जिला जो है उसमें मेरीगंज का यहाँ पे गाँव के कहानी को मतलब यहाँ पे बेस बनाया गया, आधार बनाया गया। और प्रति परिकथा जो है ये पूर्णिया जिले में एक परानपुर गांव का यहाँ पे विषय वस्तु बनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध ही रहा है पूर्णिया जिले से, तो उन्होंने जो जीवन को जिया, देखा, सुना, उसी को अपने मतलब रचना में उन्होंने रखने का प्रयास किया। ये आप लोग ध्यान पे रखिएगा।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसमें भी आपको वही बात पूछ रहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे या कहानी संग्रह जब लिखेंगे तो आप उसका मतलब ईस्वी जो है आप बिल्कुल नोट डाउन करेंगे अपने डायरी में। ये बात आप गौर करेंगे। क्वेश्चन देखने का ये भी मतलब होता है कि कौन चीज़ को हम अपने डायरी में हाईलाइट करें, नोट डाउन करें या उसे छोड़ें। तो 27 का जो है आयोग ने जो आंसर लिया है ये 4 लिया है। 27 का 4, यानी कि पहले फांसी, फिर बिखरे मोती, फिर सप्तमी के बच्चे, फिर 2 बांके। तो अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये इसका 4 आंसर है। केवल इतना जानने से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम देना ही देना है। तो अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि इसका टाइम पीरियड कौन कौन सा है। यानी फांसी का कौन कौन सा टाइम पीरियड है, ये 1929 है। बिखरे मोती का कौन सा होगा, ये 1932 की रचना है। और सप्तमी के बच्चे ये हो जाएगा 1935। और 2 बांके का हो जाएगा 1936। तो चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब ये जानने के बाद थोड़ा सा अगर आप हमें समय दें तो थोड़ी सी मैं और चर्चा करूं इसके विषय में। फांसी किसकी रचना है, ये जनेंद्र की है, जनेंद्र। और बिखरे मोती सब आप लोग नोट डाउन करते चलें, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ये बिखरे मोती जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, कुमारी चौहान। और सप्तमी के बच्चे ये राहुल संकृतायन। और लास्ट जो बचता है 2 बांके, तो 2 बांके ये जो है भगवती चरण वर्मा। देखिए सारा जानकारी हम लोगों ने ले लिया। एक तो सबसे पहले इसके ईस्वी को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, साथ ही साथ इसके लेखक कौन है ये भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। तो अब तमाम जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल गई है। इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे और 10 ईयर्स के क्वेश्चन को अगर आप करते हैं मेरे साथ, तो साथियों पूरा ट्रस्ट मी कि आपका 1 टाइम से 2 टाइम्स में आपका नेट और जेआरएफ होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए कृपया कर इस चैनल से आप जुड़ें, अपने साथियों से बताएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। देखिए यहाँ पर भी आपको अभी 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं। 28 का जो है मतलब आयोग ने जो आंसर लिया है वो इसे लिया है, यानी कि 3 को। 28 का 3। अब 28 का 3 तो हो गया। तो अब यहाँ पे आपको जन्म काल के अनुसार है, तो बताइए कि इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर लूँ। तो जन्म काल के अनुसार इसका टाइम पीरियड जो है सियाराम शरण गुप्त जी का जो है 1895 से 1963। और सोहन लाल द्विवेदी जी का 1906 से 1988। और श्याम नारायण पांडे जी तो ये 1907 से 1991। और देन लास्ट में रामधारी सिंह दिनकर जी तो ये 1908 से 1974 ऐसे ध्यान पर रखें। तो जन्म कौन है, पहले 1895, फिर 1906 सोहनलाल द्विवेदी, और श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991, यानी कि ये इनका जन्म दिवस है। और ये 1991 में इनका निधन हुआ था, ये आप लोग ध्यान पे। और दिनकर जी का 1908 में जन्म हुआ था, ऐसे ध्यान पर। ये भी अगर आपको ध्यान पे रहता तो आपका बन जाता क्वेश्चन। तो साथियों चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही कालानुक्रम है। तो कौन सा है काल का अनुक्रम है, तो 29 का 3, यानी कि आपका आंसर जो है ये है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। दैनंदिनी ये रचना जो है 1885 की रचना है। और इनके लेखक जो है राधा चरण गोस्वामी। आप लोग शॉर्ट नोट्स भी हमारे साथ ही करते चलेंगे। ये हो गया। सेकंड कौन है, डायरी के
कुछ पन्ने पन्ने, ये 1940 का है और इनके लेखक जो है घनश्याम दास बिरला। और मेरी कॉलेज डायरी, ये जो है 1954 की रचना है और इनके लेखक जो है धीरेन्द्र वर्मा। और लास्ट जो है प्रवास की डायरी, ये 1971 की रचना है और ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रवास की डायरी, इसे आप लोग बिल्कुल VVI लगा लें। यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। प्रवास की डायरी ये VVI है, PYQ में कई बार आए भी हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। यानी कि यहाँ पर भी आपसे ईस्वी की मांग कर रहा है कि ईस्वी का कौन से ईस्वी, मतलब रचना जो है पत्रिकाओं का टाइम पीरियड कौन सा है। तो 30 का जो है ये फर्स्ट आंसर NTA ने दिया है। इसी आंसर को हम लोग सही मानेंगे और बस इसके साथ थोड़ी सी फैक्ट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये रचना कब की है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, इसकी रचना जो है 1873 की है और ये जो मैगजीन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जब भी आएंगे तो उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा पहले बिफोर है, ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे, यानी 1873। और आनंद कादंबिनी, तो ये जो है 1881 की रचना है। और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, देखिए नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस जो इसका पत्रिका हो या इसकी सभा हो, इसको सभी से इसके फैक्ट आप लोग जानकारी रखेंगे अपने पास। 1896। और सरस्वती पत्रिका ये 1900। सरस्वती पत्रिका से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप इस तरह के फैक्ट को इग्नोर ना करें। और ये तो हो गया। ये हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये किनके द्वारा है, तो यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देती हूँ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके लेखक हैं। आनंद कामिनी का है बद्री नारायण चौधरी। और देन जो नागरिक प्रचारिणी है इनका है वेनी प्रसाद। और लास्ट जो बचता है सरस्वती पत्रिका का, तो इनका है चिंतामणि घोष और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें 2 व्यक्ति का नाम आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग इस टाइप के फैक्ट को, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन कभी भी बन। और हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मैगजीन है, हरिश्चंद्र नाम में ही लगा हुआ है, तो आप लोग बहुत इजीली लगा लेंगे, तो ऐसे आपको बन जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको रचना दे दिया है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार के नाम है, यानी एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। तो जय मयंक जस चंद्रिका ये किनकी है, तो ये मधुकर कवि है, यानी ए का टू देखिए आप कहाँ पे हैं, ए का 2 एक ही जगह है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 31 का 2, क्योंकि मुझे पता था जय मयंक जस चंद्रिका का जो लेखक है ये मधुकर कवि है, तो ए का 2, यानी कि 31 का जो आंसर है वो 2 है। और NTA ने भी इसी आंसर को सेम। अगर आपको एक भी अगर पता हो, पृथ्वीराज रासो, बताइए पृथ्वीराज रासो कौन है? बी का 4 चंद्रवरदाई। और सी का 1 श्रावकाचार्य। देखिए ये PYQ अभी रिपीट था, अभी फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। श्रावकाचार्य का देवसेन। और लास्ट में डी का 3 नेमिनाथ रास का सुमति मणि। तो बिल्कुल इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो रिपीटेड है, PYQ से पूछे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो
श्रवकाचार्य और जयमंक जसचंद्रिका, ये सब PYQ है, पहले कहीं ना कहीं NTA पूछा है। तो बिल्कुल हम लोगों ने जाना कि 31 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। और इसके बारे में अगर थोड़ी सी अगर आप इसका टाइम पीरियड जान लें तो और आपके लिए अच्छा होगा। ये 1168 का मतलब रचना है पृथ्वीराज रासो श्रवकाचार्य 933 यानी कि 933। और नेमिनाथ रास का नेमिनाथ का है ये हो जाएगा आपका 1213। और तो हो गया, ये इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन भी आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए, बताइए। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार पूछे गए हैं। बताइए प्रेम वाटिका किसका है, मैंने कई बार आपको जिक्र किया है, ये रसखान जी का है, यानी बी का वन देखिए एक ही जगह है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा 31 का 1। और मैंने भी इस सॉरी साथियों, प्रेम वाटिका रसखान मैंने कई बार आप लोगों के साथ जिक्र किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके, अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप गलती करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी अन्य विद्यार्थी से बहुत पीछे हो जाएंगे। यानी साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, रसमंजरी नंददास और डी का 5 भक्त नामावली ध्रुवदास जी। तो बस ऐसे आप लोग मैच कर लेंगे। और ये जो हित हरिवंश जी जो है ये भक्त नामावली है, ये भक्त नामावली, तो इसमें तो है ही नहीं। तो ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन कभी बने तो आपका गलत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसके साथ हम लोगों ने जो बात करना था तकरीबन कर लिया। तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। PYQ करने से 2 फायदा होगा। एक तो पहली बात कि आपके फैक्ट्स कमांड होंगे, सेकंड कि आपके क्वेश्चन के पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के पैटर्न रहते हैं, कौन से फैक्ट को अगर हम पढ़ें टेक्स्ट पढ़ें तो कौन से फैक्ट को आप नोट करें या ना करें, किसे रिमेंबर रखें या ना रखें। थर्ड आपको ये पता होगा कि जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, थीम रिपीटेड हो रहे हैं, वो आप उसको आप हाईलाइट करके मतलब पढ़ सकते हैं, कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। और आपको ये बता रहा जा रहा है, एक तरफ दिया हुआ है आलम घनानंद ठाकुर द्विजदेव और दूसरी तरफ आपको दिया गया है मतलब इनके कुछ रचना के नाम हैं। तो घनानंद पहले, सबसे पहले तो इसमें अगर मैं एग्जाम हॉल में बनाऊंगी वैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। तो घनानंद का संबंध किनसे था, सुजान हित प्रबंध, सुजान उनकी प्रेमिका थी, तो उनके नाम से भी उन्होंने कुछ रचनाएं की है। तो बी का 1 देखिए, बी का 1 कहाँ है, एक ही जगह है 33 का सही है। मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि सुजान हित प्रबंध जो है ये घनानंद जी की ही रचना है। तो अब चलते हैं। और ठाकुर का ठाकुर ठसक यानी कि सी का 4, डी का 2, द्विजदेव का सिंगार लतिका सौरभ, ये थोड़ी सी नई फैक्ट है। और आलम का माधवनानल ए का 3। एक फैक्ट भी अगर यहाँ पे हमें जानकारी था तो हमको बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। एक तो घनानंद जी का, एक ठाकुर का, ये दोनों फैक्ट मुझे जानकारी में थी। तो हो गया अब लगभग। और इश्क नामा आप कहेंगे कि मैम इश्क नामा फिर किसका है जो यहाँ पे बच गया है, तो ये बोधा का रचना है, बोधा, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। आलम का माधवानल कामंक कंदला, घनानंद का सुजान हित प्रबंध VBI, इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं, घनानंद का नाम आते ही एकदम बिल्कुल यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ठाकुर का ठाकुर ठसक, द्विजदेव का सिंगार लतिका सौरभ, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन नंबर क्या करा है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक के नाम है। सूची 1 है, सूची 2 है, मैच करिए आप लोग 34 का। थोड़ी सी ये टफ क्वेश्चन कैटेगरी में है, ये आप लोग ध्यान पर रखें क्योंकि नाम थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं, नए नाम हैं।
तो फिर भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। 34 का जो है एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी जी की है, यानी कि ए का 3 आपको एक ही जगह है, यानी 34 का 4, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। और बी का 5, यहाँ पे बी का यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह, और सी का 1 बात बोलेगी, ये शमशेर बहादुर जी का है सी का 1, और डी का 2 आत्मजय कुंवर नारायण जी का। आत्मजय वैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है, आत्मजय से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये 3 फैक्ट तो थोड़ी सी अलग है, बट आत्मजय जो है कुंवर नारायण जी की जो ये रचना है, इनसे क्वेश्चन पूछी गई है। तो अगर आपको डी का 2 भी पता होता तो आप क्वेश्चन 50-50 कर ले जाते। तो इतना तो हम लोगों ने जाना, और अब अगर इसमें थोड़ी सी जाना तो इसका टाइम पीरियड आप जान लीजिए कि रचना कब की है। ये 1984 की रचना है, एक पतंग अनंत में, और यहाँ से देखो ये 1983 की रचना है, यहाँ से देखो, और बात बोलेगी ये 1981 की रचना है, और आत्मजयी जो है ये 1965 की रचना है। तो चलिए इतना तकरीबन हम लोगों ने बहुत जानकारी ले लिया। और श्रीकांत वर्मा जी जो अब एक बच गए हैं, तो इनकी रचना एक है जल सांगर 1973 की रचना है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। ये जो एक मतलब लेखक थे, रचनाकार थे, वो बच गए थे, जो इसमें दिया गया आपके ऑप्शन में, तो इनका जल सांगर है 1973, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सूखी डाली, कारवा, बादल की मृत्यु, एक घूंट। तो इसमें जो आपको सबसे इजी लग रहा है वो क्वेश्चन को आप उस ऑप्शन से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 35 का सूखी डाली, एक घूंट जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी डी का 2। और डी का 2 देखिए संयोग की बात है कि एक ही ऑप्शन में दिया गया, और मुझे याद था कि एक घूंट जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और ये 1930 की रचना है, ये भी आपको पता है, यानी कि डी का 2। 35 का जो आंसर होगा वो 3। तो एक भी अगर आपको पता हो तो बिल्कुल आप उसके साथ जाइए, अगर कंफर्म हो तो। और सूखी डाली जो है, फिर ये ए का 3 उपेंद्र नाथ अस्क, और बी का 5 कारवा जो है ये भुवनेश्वर प्रसाद जी की रचना है, और बादल की मृत्यु जो है ये राम कुमार वर्मा। चलिए अब तो सारा कुछ लग ही गया है। और विष्णु प्रभाकर जो बच गए हैं, ये इनकी रचना है, ये 1986 की रचना है, और मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। तो ये रचना इनकी है, ये आप लोग ध्यान पे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो अब इतना तो हम लोगों ने जान लिया, आंसर तो हमें जानकारी हो गई। आप थोड़ी सी हम लोग इसकी रचना का टाइम पीरियड क्या है ये आप जानने का प्रयास। सूखी डाली का जो टाइम पीरियड है 1941, कारवा का जो टाइम पीरियड है ये 1935, और बादल की मृत्यु ये 1930, और बाकी तो आप बता ही दी हूँ, एक घूंट का 1930। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सेम यहाँ पे भी वही बात है, सूची 1 सूची 2, इसको मैच कीजिए आप लोग। तो माटी की मूर्तें, स्मृति की रेखाएं तो जानते हैं कि महादेवी वर्मा की जी की है। तो बी का 4 कहाँ पे है, ये ऑप्शन कट गया आपका। और माटी की मूर्तें किसकी है, तो ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की है, यानी कि सी का 1 कहाँ पे है, बी का 4 और सी का 1। देखिए यहाँ पे ये आंसर, 2 ऑप्शन हम मुझे पता था, कंफर्म थी। ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, स्मृति की रेखाएं और माटी की मूर्तें, ये सब रेखा चित्र है, ये ध्यान पे रखेंगे आप लोग। तो
चलिए 2 ऑप्शन हम मुझे पता था तो इससे क्वेश्चन सही हो गया। और 36 का जो आंसर है वो 2 है। अब देख लेते ए का 3। मेरी आत्म कहानी, ये जो है श्याम सुंदर दास जी का है। और बच गया कौन, डी का 2 हरिश्चंद्र का शिव नंदन सहाय। तो चलिए इतना कुछ तो हो गया। अब इसके बारे में इसकी अगर थोड़ी सी अगर आप जानकारी लें तो मेरी आत्म कहानी ये कब की रचना है, ये रचना जो है ये मेरी आत्म कहानी ये 1941 की रचना है। और ये एक आत्मकथा है, आत्मकथा, ये ध्यान पे रखेंगे आप। मेरी आत्म कहानी नाम से भी लग रहा है ये आत्मकथा है। और स्मृति की रेखाएं जो है इनका टाइम पीरियड जो है 1947 है। और ये एक रेखा चित्र है, ये ध्यान पे रखेंगे। और माटी की मूर्ति भी रेखा चित्र है और इनका टाइम पीरियड है 1946। यानी कि इसका जब ये लिखा गया था 1946 में, ये प्रकाशन हुआ है 1946। और हरिश्चंद्र जो है 1905। और ये एक प्रकार का जीवनी है, हरिश्चंद्र जीवनी है। और अब ये कन्हैया लाल मिश्र, ये जो एक बच गए हैं रचनाकार, तो ये है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, ये 1959 की रचना है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्ति, ये दोनों क्या है, ये रेखा चित्र है, ये ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। मतलब यहाँ पे सब स्त्री लेखक है यानी लेखिका है और उनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको मतलब लगाना है, मतलब मैच करना है। 30 ममता कालिया, इसमें जो आपको सबसे इजी लग रहा होगा वो सबसे पहले आप बनाइए। ममता कालिया का तो आप लोग जानते हैं कि एक पत्नी के नोट्स उनकी रचना है, तो लगाइए ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा का है जिंदा, ए का 3 देखिए कहाँ पे है, ए का 3। और नासिरा शर्मा का है जिंदा मुहावरे, यानी कि बी का 5, ए का 3 और बी का 5, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 37 का 1 हो जाएगा। चलिए आंटी ने भी इसी आंसर को सही माना। सी का 1 चित्रा मुदगल एक ज़मीन अपनी। और डी का 2 अलका सरावगी शेष कादम्बरी। इसे देख करके आप मैच कर सकते हैं। तो साथियों देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को, मतलब इस थोड़ी से टफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ी से रिलैक्स होकर के बनाएं, मतलब पीसफुल होकर के बनाएं एग्जाम हॉल में, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और ये जो टाइम, मतलब इस सब का जो टाइम पीरियड है, जैसे एक पत्नी के नोट्स, ये 1997 की रचना है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे का टाइम पीरियड है 1993। और एक ज़मीन अपनी का जो टाइम पीरियड है ये 1990 है। और शेष कादम्बरी ये 2001 की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक पति के नोट्स जो बच जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। एक पति के जो नोट्स हैं तो ये जो है महेंद्र भल्ला, और ये 1967 की रचना है। मतलब इसमें जो एक पति के जो नोट है, पति ये इसके लेखक है, इन लेखिका नहीं है, लेखक। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि एक पति के नोट्स जो है एक मतलब पुरुष लेखक ही लिखे हैं, ये 1967 में। ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था जिसको आप बहुत इजीली देख करके लगा सकते थे। जिसमें 4 था आप उसको हटा सकते थे, क्योंकि 4 इसमें कोई भी लेखिका का नहीं है ये रचना। तो चलते हैं आप 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। कुछ आचार्यों के नाम दिए हैं और उनकी कुछ कृति हैं जिनको आप सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। तो देखते हैं। काव्य मीमांसा, सबसे पहले जो
अगर आपको बनाना है तो, अगर मैं रहूँगी एग्ज़ाम हॉल में तो कैसे बनाऊँगी। काव्य मीमांसा मुझे पता है कि ये राजशेखर जी की रचना है, तो यानी कि डी का 4। डी का 4 कहाँ पे है? डी का 4 एक ही जगह, यानी 38 का 1 आंसर 1। अब देखिए एनटीए ने भी इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो फिर भी चलिए मैं आप लोगों को और हेल्प कर रही हूँ। डी का 4, ए का 5। औचित्य विचार चर्चा, ये जो है क्षेमेंद्र की है। और ए का 5, बी का 1 ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन जी का है, ये भी PYQ है, पूछा गया है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी और राजशेखर का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और सी का 3 श्रृंगार प्रकाश भोजराज। और ये जो भट्टनायक बच गए हैं, भट्टनायक, तो भट्टनायक का है हृदय दर्पण। हृदय दर्पण ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे, हृदय दर्पण। और बाकी तो हो ही गया है। चलिए इतना काफ़ी है, सारी फैक्ट्स तो आप लोग पता है। कुछ क्वेश्चन ये वैसे बहुत ही PYQ, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे काव्य मीमांसा ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी का है, काव्य मीमांसा राजशेखर जी का है, और क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र जी का है। तो इतना आप लोग को पता रहेगा। और श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट रख लीजिए। चलते हैं अब आज का 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, तो देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो हिंदी साहित्य के जो 80 वर्ष है, ये शिवदान सिंह चौहान जी की है, ये पता है। ए का 4 जैसे ही होगा तो आपका 2 ऑप्शन कट गया। और अज्ञेय वागर्थ वैभव, ये किसकी है? तो ये रमेश चंद्र शाह जी की है, रमेश चंद्र शाह, यानी कि सी का 1, ए का 4 और सी का 1। चलिए आपका आंसर आ गया, यानी 39 का 3। ए का 4 शब्द और मनुष्य, बी का 5 परमानंद श्रीवास्तव, और सी का 1 लोकवादी तुलसीदास, तो ये जो है डी का 2 विश्वनाथ त्रिपाठी। और जो ये निर्मल वर्मा जी जो बच गए हैं, तो इनका है शब्द और स्मृति। जो बच जाते हैं लेखक रचनाकार, उनके बारे में मैं थोड़ी सी जो उनकी रचना है वो मैं बताती हूँ। शब्द और स्मृति 1976 निर्मल वर्मा, तो ये तो हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी आप टाइम पीरियड जान लीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड जान लेंगे तो आपके लिए सही होगा, आसान होगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आपको गलती नहीं होंगे। 1954 हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954। शब्द और मनुष्य 1988। अज्ञेय वागर्थ का वैभव, ये हो जाएगा 1995। और लोकवादी तुलसीदास, ये 1974, और ये 1976, ये तो पता ही है आपको। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनाइए। अशोक जो नाटक है ये पूछे गए हैं, ये आप लोग को ध्यान पे रहना चाहिए। सूची 1 सूची 2, तो बताइए अशोक किसके हैं? चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के हैं। अशोक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, यानी कि डी का 3। डी का 3 देखिए कहाँ कहाँ पे है, यानी कि आप 2 ऑप्शन आपके कट गए, 1 या 2। आपका आंसर या तो 1 होगा, या ए का कौन सा है? 4 हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन, और ए का 4। अब बताइए क्यों, कौन सा आंसर होगा? गोविंद वल्लभ पंत, ये जो है अंगूर की बेटी, बी का 1। तो बताइए आपका आंसर जो होगा ये होगा, यानी 40 का 2। चलिए
आंटी ने भी इसी आंसर को सही माना है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र ये सन्यासी, यानी सी का 2। तो हम लोगों ने इतना जान लिया। अब कौन बच जाता है? कर्तव्य। कर्तव्य आप बोलेंगे मैम जो बच गया 5 नंबर ऑप्शन वाला वो कौन सा होगा? तो कर्तव्य है सेठ गोविंद दास, और इनका टाइम पीरियड है 1936। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए ये तो हो गया। और इनका टाइम पीरियड भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। अंगूर की बेटी का है 1937। सन्यासी का टाइम पीरियड है 1930, और अशोक का टाइम पीरियड है 1935, और रक्षाबंधन का जो टाइम पीरियड है ये 1934। चलिए टाइम पीरियड भी हम लोगों ने जान लिया, इनके लेखक के भी नाम जान गए, और जो शेष बचे थे उसके बारे में भी मैंने जानकारी आपको देने का प्रयास किया। तो आप साथ ही साथ इसको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और बार बार इस तरह के फैक्ट को रिवीजन करेंगे। आप अगर सुबह में उठते हैं पढ़ने के लिए आप, तो फर्स्ट 10 आवर जो है वो आप इसे 1 घंटा रिवीजन करेंगे अपने PYQ का शॉर्ट नोट्स। अब चलिए साथियों, अब 41 से 45 तक के क्वेश्चन को जो है, इसमें इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। पहले बता देती हूँ इसका इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों को 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना A, दूसरा तर्क R है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है असर्शन A और रीजन R। मनुष्य को, और इसका ऑप्शन ऐसे बनाया गया है कि एक गलत है, R सही है, R सही है, एक गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, इस तरह के हैं। तो मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके लिए उसमें हमको भावना भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। अगर दोनों मिलेंगे तब हमारा कर्म जो है वो प्रवृत्त होगा और सफल भी होगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि मनुष्य का जो कर्म है वो भाव के साथ साथ तर्क बुद्धि दोनों होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि केवल तर्क बुद्धि के आधार पे सफल नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल लाइन सही है, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। हर एक काम के पीछे ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि के साथ साथ कोई ना कोई भावना छुपी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आज अगर हम चैट GPT का यूज करते हैं या AI का यूज करते हैं, तो AI का यूज कब क्यों करते हैं? एक तो उसमें ये है कि बुद्धि का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि का यूज करते हैं, किसी भी क्षेत्र में करते हैं। मान लेते हैं कि इंडस्ट्री में करते हैं, तो एक तो है कि हम इंडस्ट्री में यूज किए तो क्या किए कि वैसे क्षेत्र में हम उसका यूज कर सकते हैं AI का, कि जहाँ पे मतलब जो ऐसा कोई जोखिम वाला क्षेत्र होगा जहाँ पे मनुष्य के लिए वो रीजन खतरा होगा, जैसे कि कोई ऐसा इंडस्ट्री जो बहुत जोखिम भरा हो, तो वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं एक भावना छिपी हुई है कि ऐसे क्षेत्र में हम वहाँ पे रोबोट को यूज करें कि जहाँ पे मतलब मनुष्य का जाना खतरा है, उनके जान की क्षति की बात है। तो क्या है, भावना है, कहीं ना करुणा की भावना है, मानव कल्याण की भावना है। तो यही कह रहा है कि बुद्धि के साथ साथ हम कोई ना कोई भावना या कुछ ना कुछ हमारी इच्छा छिपी होती थी। ये भी सही है। यानी कि 41 का जो है दोनों लाइन जो है, पंक्ति जो है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी 41 का 3। और आपका आंसर जो NTA ने भी इसी आंसर को सही माना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे कॉमन सेंस से। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन A और रीजन R। चलिए पढ़िए, आप लोग भी पढ़ के जवाब दीजिए। अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तो 40 ये जो असर्शन है ये क्या कह रहा है कि मतलब कवि जो होता है या कलाकार जो होता है अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है। जो हमारी अंदर की भावना है उसको हम बाहर प्रकाशित करते हैं, बाह्य वस्तु को नहीं। तो ये सही है। और क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता नहीं है, बाह्य वस्तु को अधिक महत्व नहीं देता है, बल्कि अंतर की भावना को अधिक महत्व देता है, इसलिए वो बाहर उससे प्रकाशित करता है। तो ये लाइन तो गलत है। कह रहा है कि एक अभिव्यंजनावादी जो है
कवि जो है वो वस्तु को अधिक महत्व देता है अंतर भावना की जगह। ये तो बिल्कुल लाइन गलत है। तो 42 का जो होगा वो 1 सही है। एक सही है, असर्शन और रीजन गलत है। 42 का 1। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, असर्शन ए और रीजन आर, इसमें भी दिया गया, आप पढ़िए। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। ये पंक्ति साथियों जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कह रहा है कि मतलब केवल सुख और आनंद की प्राप्ति ही कविता होनी चाहिए, उसमें कोई कल्याण नहीं होनी चाहिए, मानव कल्याण नहीं, समाज की कल्याण नहीं, मतलब किसी प्रकार का भावना नहीं, केवल और केवल आनंद की बात कर रहा है। तो ये पंक्ति तो गलत लग रहा है मुझे। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य है। नहीं, कविता का अंतिम लक्ष्य है जो संपूर्ण मानव जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव के जीवन स्तर में क्या इसका सुधार हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, ये अंतिम साहित्य का उद्देश्य ही है। समाज को, समाज कल्याण कह सकते हैं इसमें, कि समाज का या मानव का कल्याण। और लेकिन यहाँ पे क्या करें, और साहित्य के अंदर ही एक कविता का रचना होता है या कहानी की रचना होती है। तो ये अंतिम लक्ष्य उसका मन से कैसे हो जाएगा, और भी मनोरंजन से। तो ये तो गलत है, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिसे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। नहीं, ये तो लाइन बिल्कुल मनोविलास की तो सामग्री है नहीं कविता। कविता तो बिल्कुल भावनाओं का जो सहज जो मतलब क्या कहते हैं निकल जाती है अपने विचारों के रूप में या शब्द के रूप में, वही मतलब कविता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक समाज या एक मानव का कहीं ना कहीं उसमें कल्याण छिपा रहता है। तो ए और आर दोनों इसमें हमें गलत लग रहे हैं, यानी 43 का 3। मनोविलास की सामग्री है, ये गलत है। यहाँ पे जो लाइन अगर गलत है, जो वर्ड, मैं उसे घेर रही हूँ, तो ये भी आप लोग नोट्स करते चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, असर्शन ए रीजन आर। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। हाँ, फ्राइड का जब आप दर्शन पढ़ेंगे, उसकी फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो फ्राइड मानते हैं कि हर काम के प्रति कहीं ना कहीं व्यक्ति की काम इच्छा शक्ति उनसे जुड़ी होती है। तो ये पंक्ति उनकी मतलब फिलॉसफी का पार्ट है, तो ये सही है। और रीजन कह रहा है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। ये लाइन थोड़ी सी मतलब काम शक्ति के उन्नयन के बाद ही ऐसा करता है, ये थोड़ा सा मतलब, तो ये गलत लग रहा है। और इसलिए आपका आंसर जो है 2 होगा, 44 का 2। क्यों गलत हुआ? क्योंकि कह रहा है काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप ही कलाकार सर्जन करता है। नहीं, कलाकार का कोई ऐसा ये नहीं कि काम शक्ति के उन्नयन या उद्दीपन होने के बाद ही वो ऐसा सर्जन करे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, असर्शन ए और रीजन आर। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। एक बार और पढ़िए इसे। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। त्याग के देखिए, किसी भी चीज़ को आप अनुभूति करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं या उसका प्रभाव करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले अपनी अहम को शून्य करना होगा। जैसे असाध्य बीना में जो अज्ञे ने लिखा है कि बिल्कुल अपने अहम को शून्य करके जब कोई काम हम करते हैं तो वो काम बहुत ज़्यादा सफल होती है। तो बिल्कुल यही कहा इसमें कहा है कि जब भी हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो उसमें अपने आप को जो है, अपने जो मेरे अंदर जो ईगो होता है उसको बिल्कुल हम शून्य कर दें, मतलब जीरो कर दें, तब जाकर के अगर हम काव्य की रचना करते हैं तो वो काव्य जो है मतलब सभी के लिए और अनुभूति लायक बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये करें तो ये लाइन बिल्कुल सही है। और चलिए आप सेकंड रीजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इस अहंकार से पीछा न छूटेगा, ठीक,
तब प्रकृति के सब कुछ मनुष्य के अनुभूति के भीतर नहीं आ सकेगा। हाँ बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज़ को ईगो लेके काम करेंगे तो वो चीज़ जो हम रचना करना चाहते हैं प्रकृति के मतलब मनुष्य के द्वारा जो प्रकृति या किसी भी चीज़ का हम रचना कर सकते वो अनुभूति उसमें नहीं आ पाएगा, वो भाव नहीं आ पाएगा जो हम लाना चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल जब आप कोई काम करें तो बिल्कुल शून्य मान के करें कि हम कुछ नहीं जानते, अब आज से हम करते हैं और जो होता है होगा वो देखेंगे। तो जब इस विचार से अगर आप किसी काम को करते हैं तो आपका वो काम बिल्कुल देखते ही देखते सफल हो जाता है। यानी 45 का जो है दोनों इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि 45 का 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 46 से 50 तक का जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन वो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग है। तो पैसेज पढ़िए और उसका जवाब आप दीजिए। पहले तो ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ रहेंगे तो आप उसे सुनिएगा गौर से। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्नों के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। चलिए 5-6 लाइन की ही पैसेज है, अब बोलो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों, तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। तो देखिए ये 5-6 लाइन की जो पैसेज है इसका ये कहने का मतलब ये है कंक्लूजन में कि ये कह रहा है कि जब कविता जब कोई व्यक्ति करता है किया जाता है तो उनकी जो संकुचित बिंदु होती है उस संकुचित बिंदु से बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा व्यापक हो जाता है और हम बिल्कुल ऊपरी सतह मतलब निचली सतह से उठ करके ऊपरी सतह तक आते हैं। और ये अनुभूति जब हम कुछ कविता में लिखते हैं तो ये अनुभूति सभी के लिए मतलब व्यापक होती है और हमारा हृदय जो है अनेक भाव से जुड़ जाता है। हमारे भाव इस भाव से हमारे पास क्या होता है कि हमारे मतलब क्या कहते हैं मस्तिष्क का हृदय का बिल्कुल एक परिष्करण होता है। इसमें ये कहने का मतलब ये और सभी एंगल से हम अपने आप को जोड़ पाते हैं, हर बिंदु पे अपने आप को बहुत ही सुलभता के साथ बिल्कुल जोड़ पाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कविता का महत्व के बारे में, काव्य की महत्वता को यहाँ पे स्थापित किया गया है और कैसे इस तरह से हम अपने आप को सभी प्रकार के गतियों से अपने आप को साक्षात्कार मिलने का हमें मौका मिलता है। यहाँ पे ये कहना जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए आप इसका 46 से आप लोग पढ़ें और जवाब दीजिए। भाव का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है, बताइए कब संभव है। भाव का स्वाभाविक संबंध मानव जगत से स्थापित होने पर नहीं, भाव का स्वाभाविक संबंध प्रकृति जगत से स्थापित होने पर। भाव का स्वाभाविक संबंध मानवेतर, देखिए मानवेतर जगत है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाव का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापारों के साथ तो कब होगा, ये क्वेश्चन का मतलब संभव है। तो मानवेतर ये तो गलत हो गया, मानवेतर यहाँ पे लिखा मानव से अलग या मानव से ऊपर, यहाँ पे ये गलत हो गया। भाव का स्वाभाविक संबंध प्रकृति जगत से स्थापित होने पर, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, इनके अनेक भाव का व्यायाम परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इनका प्रकृति सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापारों तथ्यों के साथ हो जाए। तो देखिए क्या है, विभिन्न रूपों व्यापारों के साथ स्थापित हो जाए, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 46 का 4 आंसर आपका हो जाएगा। पैसेज के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे।
47 क्या कह रहा है? अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्योंकि जगत की सत्ता से हमारे हृदय की सत्ता निरपेक्ष है। निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। ये गलत हो गया। अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। ये में भी हो सकता है सही हो। अनेक भावात्मक हृदय कारण है और जगत उसकी अभिव्यक्ति है। कारण और अभिव्यक्ति ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। अनेक रूपात्मक जगत और हमारे हृदय में प्रस्तुत अप्रस्तुत संबंध है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया गया पैसेज में। तो अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। यहाँ पे हृदय पे जुड़ गया। जब काव्य की बात आएगी तो हृदय आएगा, और हृदय की बात आएगी तो उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति वहाँ पे होगा ही होगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। यानी कि 47 का 2। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती रही है? बुद्धि के सामंजस्य के कारण नहीं, मन के सामंजस्य के कारण नहीं, अहंकार तो बिल्कुल नहीं होगा। बुद्धि और अहंकार तो पहले का दे, हृदय के सामंजस्य के कारण। बात कविता की है, कवि की है, तो हृदय तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देखिए, कविता ही मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंध को संकुचित मंडल से, यहाँ पे देखिए हृदय की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। 48 का 4 हृदय। 49 शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? लोक सामान्य की भावभूति से हृदय को मिलाने से। सेंटेंस वैसे सही लग रहे हैं। लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मुक्त करने से, हृदय को मुक्त करने से नहीं, मिलाने से। हृदय को लोक जगत में सिर्फ मनुष्य, देखिए सिर्फ मनुष्य जगत से संबंध रखने में, ये सिर्फ शब्द जो है ना यहाँ पे ये गलत कर रहा है। हृदय को लोक जगत में सिर्फ चेतन जगत, देखिए ये भी गलत है। ये दोनों पंक्ति तो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। आप देखें, सिर्फ चेतन जगत, सिर्फ मनुष्य जगत, केवल मनुष्य जगत होगा और प्रकृति जगत नहीं होगा। मतलब कुछ जगत तो केवल मनुष्य पे ही फोकस रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से, यानी 49 का 1, ये पंक्ति जो है सबसे सही है। तो चलते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दिशा में संभव है? तो लोक सत्ता से अपनी सत्ता को विशिष्ट समझते रहने से, विशिष्ट समझते रहने से, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। लोक सत्ता से अपनी सत्ता को निरर्थक समझते रहने से, ये भी नहीं होगा, निरर्थक यहाँ पे कह दिया। 50 लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से, में भी हो सकता है। लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता को तुच्छ मानकर अलग रखने से, समर्पण की भावना यहाँ पे कही गई है। ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तभी मैंने आपको ये आगे के जो असाध्य बिना है, शून्यवाद, शून्य मतलब अपने आप को शून्य मान करके कोई काम करने वाली बात, तो उसका मैंने आप लोग को इस पैसेज में जिक्र किया। तो मतलब शून्य समझने, अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के बाद, यानी कि 50 का 3। तो साथियों, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है? और अब हम मिलेंगे 2015 के जो क्वेश्चन हैं, 2015 के जो क्वेश्चन हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 2 और पेपर 3, और इसमें 50 क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया साथ में मिल करके। और अब इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। तो इसे हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। हमें आशा है कि आप हमारे इस क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे और शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया कर जाएं, इसे सभी क्लास को बहुत अच्छे से देखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और आगामी एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ JRF नेट क्वालिफाई करें, PhD में इनरोलमेंट लें। और तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।